हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 60 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी यूनिट्स के कुछ क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है, जो 8 यूनिट्स हैं पार्ट 2 में। और आपका एग्ज़ाम आपको पता होगा 30 सितंबर को है, जो जूनियर मैनेजर का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है, इंडिकेट द करेक्ट आंसर फॉर द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कंडीशंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछा गया है कुछ नहीं। क्वेश्चन में देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो एजम्पशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, वही आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी हैं। तो आप यहाँ से पहला है, देयर आर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। बिल्कुल एन जो है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। दूसरा है, ईच ट्रायल हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। ये भी सही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। और जो ऑप्शन सी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउटकम्स डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यहाँ पर बोल रहा है कि कांस्टेंट नहीं रहती है, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउटकम्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपका सी तो गलत हो जाएगा। देयर द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस हैं, तो ए बी डी आप ऑप्शन में देख लीजिए, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ी होंगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी होती है, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से ये यहीं से क्वेश्चन था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर डिस्टिंक्टिव सर्विस करेक्टरिस्टिक्स ग्रेटली अफेक्ट द डिजाइन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर सर्विस, द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन इज। तो सर्विस मार्केटिंग के बारे में ये क्वेश्चन है, तो ये भी सिंपल है, इसको भी देख लीजिए। तो सर्विस मार्केटिंग के करेक्टरिस्टिक की बात करें तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, टचेबिलिटी। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ये, क्योंकि टचेबिलिटी नहीं होती, अनटचेबिलिटी होती है। अनटचेबिलिटी नहीं, इंटेंजिबिलिटी में भी यही आ जाता है। ऑप्शन बी में देखिए, इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, पेरिसेबिलिटी। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब हम इनको देख लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो इनका मतलब की बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट। ठीक है, तो सर्विस को ना तो आप जो है टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये सब इसमें होता है। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कि सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दियर प्रोवाइडर, सर्विस को उसके प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं किया जा सकता, यही इसमें होता है इनसेपरेबिलिटी। वेरिएबिलिटी में क्या होता है, वेरिएबिलिटी में होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड्स ऑन हु प्रोवाइड्स देम, जो सर्विस की जो क्वालिटी है वो डिपेंड उस पर करती है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है। और नेक्स्ट है पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी का मतलब होता है सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड, सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर यूज के लिए। तो ये करेक्टरिस्टिक होते हैं सर्विस मार्केटिंग के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइनक्स इज द मोस्ट वेल नोन एंड वाइडली यूज्ड। तो लाइनक्स क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, इफ रिस्क फ्री रिटर्न इज 8% एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%, द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक इज 15%, व्हाट इज स्टॉक बीटा। तो ये सिंपल ये भी क्वेश्चन है, इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए CAPM मॉडल वाला, कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल में जो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था वही आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर वीटा कैलकुलेट करना है, वीटा को करते हैं मार्केट रिस्क, तो यही यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन स्टॉक। तो रिक्वायर्ड रिटर्न का फार्मूला ही होता है, क्या होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रिटर्न RF प्लस वीटा, जिसको मार्केट रिस्क बोलते हैं, और होता है RM माइनस RF।
RM होता है मार्केट रिटर्न और RF होता है रिस्क फ्री रिटर्न। बस वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 15, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है यहाँ पर देख लीजिए, रिस्क फ्री रिटर्न है 8% प्लस बीटा। मार्केट रिटर्न कितना है, मार्केट पोर्टफोलियो है 12%, तो RM की जगह पे 12 आ जाएगा माइनस RF आपको पता है 8। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 12 में से जब 12 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4 बीटा। 8 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ घटा दीजिए, ये कितना बचेगा देखिए, ये इधर 7 बचेगा और इधर आपका बचेगा 4 बीटा। तो बीटा को कैलकुलेट कर लीजिए 7/4। तो बस आपका यही ऑप्शन बी 1.75 आपका आंसर हो जाएगा, जो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है CAPM जो मॉडल का फार्मूला था, रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न, सॉरी RM, मार्केट रिटर्न को RM से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न RF। तो ये फार्मूला इसमें लगेगा, बस सिंपल सा ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में रिलेशन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपल सा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट का जियोमेट्रिक मीन होता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, वैल्यू दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दे दी गई है एक 4, दूसरा कोई 4 ही मान लीजिए, 2 वैल्यू दी गई है, रिग्रेशन की वैल्यू दी गई, आपसे बोला गया कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइए। तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है यहीं पर आपको काम आएगी, क्योंकि आपको पता है कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो बस इसका ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल देंगे, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी हेल्पफुल आपको होगी अगर न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के बारे में आपको गलत यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज ए पोस्ट कंजप्शन फिनोमेनन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज ए माइल्ड पॉजिटिव इमोशनल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेवरेबल अप्रेजल ऑफ अ कंजप्शन आउटकम, बिल्कुल ये भी सही है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम अ कॉग्निटिव अप्रेजल, ये भी सही है। लास्ट देखिए क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर लॉयल्टी, बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट। तो ये आपका गलत हो जाए। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर लॉयल्टी अलग अलग चीज़ें होती है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जो है एक, इसको बोल सकते हैं जैसा कि इस ऑप्शन में आपको बताया गया है, ये जो है एक कॉग्निटिव अप्रेजल होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर लॉयल्टी ये होती है, कंज्यूमर लॉयल्टी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो कस्टमर है वो कितनी बार खरीद रहा है। मतलब मार्केट में और भी उसके कंपटीटर के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो जो है रीपरचेज में आपका प्रोडक्ट ही बाई कर रहा है, तो इसको कंज्यूमर लॉयल्टी बोलते हैं। यानी कि आपका जो कंज्यूमर है आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हो गया है। ठीक है, तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अलग चीज़ होती है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, विच नेशनल इंस्टीट्यूट हैज सेट अप एस्टेब्लिश्ड अ सेंटर फॉर रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इसको क्रीड बोलते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव टू ब्रोडन द फ्रंटियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च। तो ये किसके द्वारा आपको बताना है, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर रिसर्च इन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में EDII भी बोलते हैं। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ पायनियरिंग attempt to provide for workers' participation in management in industry by suitable legislation in the directive principle of state policy। तो DPSP का आपसे पूछा गया है कि जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है वो DPSP में शामिल किया गया है किस अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में हुआ था। तो इसके द्वारा ये एक जो है
अमेंडमेंट इसमें जोड़ा गया था, वो आपको आर्टिकल भी याद रखना है। उस आर्टिकल का नाम है 43A। इसी में बताया गया है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग फॉर ₹50 एंड इज एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर आफ्टर 1 ईयर which is expected to grow at 8% indefinitely. What is the equity capitalization rate? तो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को आप इसमें से कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर कितना दे रखा है? 3। ठीक है, और सेलिंग कितना, प्राइस कितना है? 50। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से इसका निकल के आएगा 6%। और कैपिटलाइजेशन रेट पूछा गया है तो 8% से ग्रो हो रही है, तो इसमें इसको ऐड कर देंगे तो 14% आपका हो जाएगा इसका आंसर। यही आपका हो जाएगा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू VCG मैट्रिक्स फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स द फर्म शुड डिसाइड टू कर्टेल लॉसेस बाय डाइवेस्टिंग। तो डाइवेस्टिंग की जो स्ट्रेटजी है वो डॉग में अप्लाई होती है। ये BCG मैट्रिक्स का सवाल है, तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ में रिलेशन बताता है, तो इधर रखते हैं मार्केट शेयर और यहाँ पर रख देते हैं मार्केट ग्रोथ। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट लाइन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो वहाँ बात करें अगर उसका मार्केट शेयर भी अधिक है और मार्केट ग्रोथ भी अधिक है तो उसको स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। अगर उसका ग्रोथ भी कम है और शेयर भी कम है तो उसको डॉग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ है लेकिन मार्केट शेयर नहीं है तो उसको जो है क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में रखते हैं। और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर मार्केट शेयर है मार्केट में लेकिन ग्रोथ नहीं है तो उसको कैश काउ की श्रेणी में रखते हैं। ये 4 कंपोनेंट होते हैं BCG मैट्रिक्स से। तो यहाँ डॉग की बात करें तो यहाँ पर ये डाइवेस्टिंग की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, क्योंकि यहाँ न तो उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर है और ना ही मार्केट में ग्रोथ है, तो उसको अच्छा यही रहता है कि उसको डाइवेस्ट कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए उस बिजनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवेस्ट की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है डॉग कैटेगरी में। क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में जो है एनालाइज की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और ये जो स्टार की कैटेगरी है यहाँ पर होल्ड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ग्रोथ भी है, मार्केट शेयर भी होता है। कैश काउ में क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को अपनाया जाता है। तो चलिए ये कुछ पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस डज नॉट हेल्प इन। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो है वो किस में हेल्प नहीं करता है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस ये किसके द्वारा दिया गया, तो पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, एरिक बर्न के द्वारा दिया गया ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। और एक सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। आपसे यहाँ पूछा है नॉट हेल्प इन, तो किस में हेल्प नहीं करता है, तो ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, हायर सोशल स्टेटस। इसमें जो है ये ट्रांजेक्शनल एनालिसिस हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इसमें से कौन सा नहीं है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 बिल्कुल है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये भी है, पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट ये इसमें आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं, ये कोई जो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आपको नहीं दिख रहा होगा। पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी ये भी जो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग इफ अ बिजनेस आइडिया इज वायबल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 एरियाज ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में जो 4 फिजिबिलिटी एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं कौन कौन से फिजिबिलिटी एनालिसिस में होता है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, प्रोडक्ट सर्विस, ऑप्शन पहला है प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी, इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी इसमें नहीं होता है, तो ये है ऐसा यहाँ से नहीं हो। और ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी तो होता है यहाँ पर, ह्यूमन रिसोर्स फिजिबिलिटी इसमें नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी, इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी सही है, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी सही, ह्यूमन रिसोर्स फिजिबिलिटी होता ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी, इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में
क्या होता है कि टू डिटरमाइन वेदर अ प्रपोज्ड बिजनेस इज फाइनेंशियली वाइबल और नॉट। इसमें जो है बिजनेस को देखते हैं वो फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी, तो प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल अपील ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रपोज्ड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप प्रपोज करने जा रहे हैं उसका जो है अच्छे से एनालाइज करते हैं। और नेक्स्ट है इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी, तो यहाँ पर इंडस्ट्री या टारगेट मार्केट जो आपका है उसको एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में टू डिटरमाइन वेदर proposed business has sufficient management expertise, organizational competency and resources to successfully launch its business। यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हैं कि सफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटेंसी है, तो ये सब चीज़ें इस फिजिबिलिटी में देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस में यही 4 फिजिबिलिटी को एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी, इंडस्ट्रियल टारगेट मार्केट फिजिबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट सजेस्ट दैट अ होम करेंसी बिल। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ये फिशर के द्वारा ही इसको दिया गया था। इनका नाम है इरविंग फिशर। तो इन्होंने क्या बताया था, होम करेंसी विल, यहाँ पर बोला गया है होम करेंसी विल, ये ऑप्शन आपसे दिए गए हैं। विद एप्रिसिएट इफ द करेंट होम इंटरेस्ट रेट एक्सीड द करेंट फॉरेन इंटरेस्ट रेट, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है होम करेंसी डिप्रिसिएट इफ द करेंट होम इंटरेस्ट रेट एक्सीड्स करेंट फॉरेन रेट, तो ये भी आपका नहीं इसमें से होगा। होम करेंसी विल appreciate if the current home inflation rate exceeds the current foreign rate, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, फिशर इफेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए स्कीम टू डेवलप इकोसिस्टम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, आइडेंटिफाई द स्कीम आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी स्कीम है जो नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके लिए, डेवलप इकोसिस्टम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख ले, जैसे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके स्थान पर, जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसके स्थान पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी इसके हेड हैं और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखिए, व्हाट रेफर्स to the stock of employee skills, knowledge and capabilities that may not show up in balance sheet but have a significant impact on a firm's performance। तो यहाँ पर आंसर ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंस जो है इम्पैक्ट डालता है किसी भी फर्म के परफॉर्मेंस पर, लेकिन बैलेंस शीट में इसको जो है आप नहीं देखते होंगे, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इसका काफ़ी अहम रोल होता है किसी भी फर्म के परफॉर्मेंस में। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस फॉर इनेबलिंग एम्प्लॉयज़ टू बेटर अंडरस्टैंड एंड डेवलप दियर कैरियर स्किल्स एंड इंटरेस्ट एंड टू यूज दीज स्किल्स एंड इंटरेस्ट मोस्ट इफेक्टिवली बोथ विद इन द कंपनी एंड आफ्टर दे लीव द फर्म इज नोन एज कैरियर मैनेजमेंट, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेटा स्क्रबिंग इज, तो डेटा स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, अ प्रोसेस टू रिजेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ प्रोसेस टू लोड द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस एंड टू क्रिएट नेसेसरी, ये भी गलत हो जाएगा। द प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज़ मूव्ड इनटू द वेयर हाउस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं डेटा स्क्रबिंग। क्या, अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा बिफोर इट इज़ मूव्ड इनटू द डेटा वेयर हाउस। तो ऑप्शन सी और डी में आपको सही से देख लेना है, ये डेटा को वेयर हाउस से पहले का ये इसको बोलते हैं डेटा स्क्रबिंग, और यहाँ ऑप्शन डी में रखा है आफ्टर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा। डेटा वेयर हाउस में डेटा को भेजने से पहले जो है इसको बोलते हैं डेटा स्क्रबिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर टू मेजर क्राइटेरिया फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री coined in the year 1950। तो ये पहला डेफिनेशन आपसे पूछा गया है जो एसएमए जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं 1950 में जो डेफिनेशन कॉइन किया गया था। तो इसका सही आंसर आप बताइए। तो देखिए ऑप्शन पहला, द साइज ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फोर्स। तो यही आपका हो जाएगा। ये पहली बार जो है डेफिनेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कॉइन किया गया 1950 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस इनकाउंटर मैनी डिफरेंट फोर्सेस फॉर चेंज विद मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ चेंज। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ चेंज की बात करेंगे तो चेंज ऑफ लीडरशिप जो है यहाँ पर नहीं आता है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ चेंजेस में, चेंज ऑफ लीडरशिप। और ये ऑप्शन आप देख के इसको लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये भी एक्सटर्नल फोर्स है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी भी एक्सटर्नल फोर्स है। कंपटीशन इन द मार्केट, ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। लेकिन चेंज इन मैनेजमेंट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a specific category of information system serving middle managers by providing reports on the organization's current performance is called, तो इसको MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MM हाइपोथेसिस फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो MM हाइपोथेसिस की एजम्पशंस पहली होती है, इन्वेस्टर्स आर रेशनल एंड हैव होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, बिल्कुल। 100% रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 100% रिटेंशन नहीं होता है, यहाँ पर होता है 100% पे आउट। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा। और नो टैक्सेस, तो ए बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ए बी और डी आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो जो MM हाइपोथेसिस में जो ये वाला एजम्पशन है 100% रिटेंशन, इसकी जगह पे होगा 100% पे आउट, क्योंकि ये इरिलीवेंस मॉडल है। MM हाइपोथेसिस को इरिलीवेंस थ्योरी भी कहते हैं कि इसके अनुसार जो कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी की जो वैल्यू है उस पर कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है इनके अनुसार। ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट को रिटेन करके रखें, चाहे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इसका बोल रहे हैं कि ये जो मोदी गिलियानी मिल रहे हैं, इसका बोल रहे हैं कि जो कंपनी की वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज। तो इंडिया की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो पॉलिसी होती है उनको एग्जीक्यूशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड। इसको आप बोल सकते हैं DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉर ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये जो है रेस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूशन के लिए इंडिया के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following is not an internal part of credit policy of a business firm। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट टर्म्स, कलेक्शन पॉलिसी, ये सभी जो हैं क्रेडिट पॉलिसी किसी भी फर्म की होती है, किसी फर्म के जो पॉलिसी हैं उसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं। लेकिन क्रेडिट रेटिंग जो है इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लार्ज फर्म ऑपरेटिंग ओवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया कैन स्पीड अप इट्स कलेक्शन बाय। तो ये किसके द्वारा कर सकते हैं कलेक्शन में स्पीड, किसके द्वारा, तो कंसंट्रेशन बैंकिंग के द्वारा जो है। अगर कोई भी ये आप इसको क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए, द लार्ज फर्म ऑपरेटिंग, एक फर्म है जो वाइड जियोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट कर रही है और अपने कलेक्शन में स्पीड अप लाना चाह रही है, तो उसके लिए जो कंसंट्रेशन बैंकिंग पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट देखिए, री-इंजीनियरिंग a radical redesign of a business process is an essential and integral to which of the following strategies। तो इसकी बात करें तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। तो री इंजीनियरिंग a radical redesign of business process is an essential and integral which of the following strategy, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ टेकिंग पोर्टफोलियो थ्योरी फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन टू रियलिटी गोज टू।
तो किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विलियम शार्पी के द्वारा बोला गया। द क्रेडिट ऑफ टेकिंग पोर्टफोलियो थ्योरी फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन टू रियलिटी गोज टू विलियम शार्पी। नेक्स्ट, the ratio between customers perceived benefit and the resources they use to obtain those benefits is known as, तो इसको सिंपल सा है, कस्टमर वैल्यू इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, बालसा इंडेक्स इज ऑफन यूज्ड एज अ टूल टू मेजर द, तो बालसा इंडेक्स के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताना है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका जो रिलेशन है रिलेटिव ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इसी को कहते हैं बालसा इंडेक्स, इसी को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अ मैनेजर पिक्स अप अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सेटिस्फैक्टरी और गुड इनफ अंडर द सर्कमस्टेंसेस, तो इसका हो जाएगा द बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो सॉफ्ट लोन विंडो जो है वो आईडीए के बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टूल फॉर मैनेजमेंट, इट्स चीफ एडवांटेज आर, तो इसके एडवांटेज आपको बताने हैं कैश फ्लो के। हेल्प्स इन कैश मैनेजमेंट, सही है। हेल्प्स इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगला हेल्प्स इन इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक है डिस्क्लोजेस द मूवमेंट ऑफ कैश, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कैश फ्लो एनालिसिस का कौन कौन से जो है एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसमें नहीं होगा, हेल्प्स इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कैश फ्लो का जो है एडवांटेज नहीं है, बाकी जो है ए, सी और डी आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कैश फ्लो एनालिसिस का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ टिपिकल ईआरपी सिस्टम, ईआरपी सिस्टम का पूछा गया, इसमें से कौन सा जो है इसका पार्ट नहीं है, तो द कारपोरेट मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है ईआरपी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, बाकी एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, ये सभी जो है पार्ट होते हैं। इसके अलावा और भी मॉड्यूल होते हैं जो ईआरपी सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन द कारपोरेट मैनेजमेंट इसका जो मॉड्यूल है ये इसका पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म द बार ऑफ टैलेंट वाज कॉइन्ड बाय, तो ये किसके द्वारा बोला गया था, मैकेंसी का ये टर्म है द बार ऑफ टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। तो इट इज़ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहला ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज़ अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, ये जो है इसकी बात करें तो ये सही हो जाएगा फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इट इज़ स्क्यूड टू द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट स्क्यूड नहीं होता है, ये स्क्यूड की बात करें यहाँ पर ये लेफ्ट स्क्यूड नहीं होता है, ये कहाँ होता है राइट स्क्यूड होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। द एक्स वैल्यूज रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो बिल्कुल सही है 0 टू इन्फिनिटी जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो ए और डी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं, ए और डी कहीं पर हैं, सॉरी ए और बी, ए को तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो इसको आप पहले इसको गलत कर सकते हैं। तो बी और डी आपका हो जाएगा, बी और डी, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी और डी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन वो हैं जो आप लोगों ने हमें भेजे थे, कि ये मेल वगैरह में आए थे, पता नहीं किसने भेजे हैं, चलिए हम इसको एक बार बता देते हैं। वैसे आप जहाँ से भी ये प्रैक्टिस वगैरह आप लोग कर रहे होंगे तो वहाँ एक्सप्लेनेशन इनका दे रखा होगा, फिर भी चलिए देख लीजिए। व्हाट आर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, तो कौन से सोर्स रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय का आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से सिंपल सा है एडवर्टाइजिंग जो है वो रिक्रूटमेंट का सोर्स होता है, और बाकी जो है इंटरव्यू की बात करें,
टेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, बिहेवियर की बात करेंगे, ये सिलेक्शन के प्रोसेस हैं, ठीक है। एडवर्ट जो रिक्रूटमेंट होता है एक पॉजिटिव वे में इसको रखते हैं और सिलेक्शन एक नेगेटिव वे में उसको लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ये आया है कि व्हाट इज गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर सेम पोजीशन पर दो एम्प्लॉय आपस में जो क्विक कम्युनिकेशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं गैंग प्लैंक। इससे जो है क्विक जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी को देख लीजिए, डायरेक्ट लिंक बिटवीन द एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट होंगे लेकिन पोजीशन सेम होगी, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। तो यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या ये आया था, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो इसमें सिंपल सा है, आप देख लीजिए इस प्रकार का अगर आपको फिगर दे रखा है तो इसमें कितने टोटल ट्रायंगल होते हैं, इसमें टोटल 3 होते हैं, ठीक है, 1 2 और एक ये बड़ा वाला। तो ये टोटल आपको 3 ट्रायंगल होते हैं। तो यही तो यहाँ पर दे रखा है, पहले हम इसकी बात करेंगे तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 3 ट्रायंगल, एक नीचे वाला तो कितने टोटल हो गए 4 ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे ये वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला आपस में मिलके तो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल बना रहे हैं दोनों आपस में मिलके, तो एक और हो जाएगा। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, सबका सम कर दीजिए, आप कहा जाएगा सबका सम कर दीजिए। देखिए 4 3 7, तो इनको आप सम करेंगे तो ये 23 रहेगा, तो ये भी 23 रहेगा। तो इसी प्रकार इसमें देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको 6 की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट इनकरेक्ट, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहला है नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, तो ये तो सही है। सेकेंड ऑप्शन है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड देखिए यहाँ पर एनडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो जीएनपी से डिप्रिसिएशन जब घटाएंगे तो ये तो एनएनपी बन जाएगा, ठीक है ना। नेट है ना, यहाँ पर ग्रोस है, ग्रोथ से जब डिप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो आपको नेट मिलेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यही आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया है एक्स वैल्यू बाय वैल्यू दे गई, द एबव सीरीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर आपको कोरिलेशन बताना है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, सिंपल कोरिलेशन है, लीनियर कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन कुछ नहीं है, कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में जो है रिलेशन जो है बताता है ये कोवेरिएशन, ठीक है। क्या होता है, इसको अगर अलग लैंग्वेज में बात करें कोरिलेशन की, तो इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ये कोवेरिएशन बताता है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच क्या वेरिएशन है, क्या कोवेरिएशन है, ठीक है। तो ये तो हो गई कोरिलेशन की बात। अब यहाँ से दो होते हैं, एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, एक निगेटिव कोरिलेशन होता है, तो इन दोनों को बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें तो 2 वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड, ठीक है, इफ द चेंज इन सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब होता है जब किसी एक वेरिएबल में चेंज हो, उसी के रिगार्डिंग दूसरी वेरिएबल में चेंज हो, सेम डायरेक्शन में दोनों चेंज होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव कोरिलेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के यहीं पर समझ लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, देखिए इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू में हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। अगर दूसरे वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन की तरफ फॉलो कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहला अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। अब ये मत समझना कि इसमें अगर ये घट रहा है, ये इसमें अगर डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तब ये निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा, होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तब भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि वो सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने देखिए 5 4 3 2, ये एक्स मैंने वेरिएबल एक्स वैल्यू ले लिया, एक्स वेरिएबल, और एक दूसरा हमने ले लिया जैसे 16 15 14 13।
अब यहाँ पर आप बताइए इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। तो सबसे पहले इनकी देख लीजिए वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज ये वैल्यू हो रही है, देखिए ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं और इसी प्रकार ये भी दूसरा जो वाई वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो रही है, मतलब सेम डायरेक्शन की तरफ दोनों जा रहे हैं, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो ये आप समझ लीजिए पॉजिटिव कोरिलेशन होगा जब सेम डायरेक्शन में चेंज होता है दोनों वेरिएबल में। अब निगेटिव जो कोरिलेशन है वो इसका आप अपोजिट कर दीजिए, एक अगर वैल्यू इंक्रीमेंट एक वैल्यू में हो रहा है तो दूसरी वैल्यू में डिक्रीज होगा, तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक्स वैल्यू हमने कुछ वैल्यू ले ली यहाँ पर एक्स बाई, यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं 4 3 2 1, यहाँ पर जैसे ले लेते हैं हम कुछ वैल्यू 5 6 7 8। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज में देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इसमें वैल्यू को आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू में जब देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखिए इसमें वैल्यू में कमी आ रही है, इसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, बढ़ रही है। मतलब एक अगर वैल्यू में कमी आ रही है और दूसरी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में बढ़ रही हैं, इंक्रीमेंट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। फिलहाल आप समझ गए होंगे, कुछ इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल जा रहे हैं, चाहे वो घट रहे हैं चाहे वो बढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और अगर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो इसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल सा है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, द इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल फॉर अ न्यू एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ द। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल में यहाँ पर पूछा गया इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, डिफिनीशन ऑफ द सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ द एबव। ये सब इसमें कंसिस्ट करेंगे, सब इसमें इंक्लूड होंगे जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट होगा, ठीक है, किसी नए एप्लीकेशन का। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन इन अ ड्रा फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं है। फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, नीचे होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करेंगे तो पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम की बात करें, बोला गया कि क्वीन को ड्रा किया जा रहा है, तो 52 कार्ड्स में टोटल कितनी क्वीन होती हैं, टोटल जो क्वीन होती हैं वो 4 होती हैं। तो बस फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे 52। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन 1/13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टी टेस्ट द एजम्पशंस इज। तो टी टेस्ट की एजम्पशंस के बारे में बोला गया है। पहला है पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल इन नेचर। तो टी टेस्ट की एजम्पशन पहली बिल्कुल सही है, पेरेंट पॉपुलेशन इज नॉर्मल, पेरेंट पॉपुलेशन जो होती है उसका नेचर नॉर्मल होता है। सेकेंड ऑप्शन को देखें, सैंपल इज नॉट रैंडम इन नेचर, बिल्कुल गलत है, सैंपल इज नॉट रैंडम इन नेचर, जबकि टेस्ट में जो सैंपल जो है वो रैंडम ही होता है, ठीक है, सैंपल इज रैंडम इन नेचर इसका जो होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट गिवन, ये टी टेस्ट में होता है, ठीक है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपका सिर्फ पहला आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। ये टी टेस्ट है, इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं टी टेस्ट को। और ये जो है जो छोटे सैंपल साइज, स्मॉल जो सैंपल साइज होते हैं लेस देन 30, उसमें इसको लगाया जाता है, इसको स्टूडेंट टी टेस्ट भी इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ। तो कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन में जो है +-1 में जो है इसकी वैल्यू जाती है, +-1 इसकी जो कंडीशन होती है, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट किया है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड कार्ड। तो सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, तो कार्ड की बात की गई है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 50 हो जाएंगे, क्योंकि पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स ब्लैक कलर्ड, टोटल ब्लैक कलर्ड कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, आप बोलेंगे टोटल जो ब्लैक कलर्ड होते हैं वो होते हैं 26 ब्लैक कलर्ड कार्ड्स होते हैं। तो बस इसको डिवाइड कर देंगे 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टी टेस्ट इज। तो ये स्मॉल टेस्ट होता है, पहले बता चुका, ये स्मॉल टेस्ट जो स्मॉल सैंपल साइज होते हैं लेस देन 30, इसमें इसको लगाया जाता है। सैंपल साइज की बात करें तो स्मॉल और
लार्ज सैंपल की बात करेंगे तो लार्ज सैंपल की जब भी बात हो जाएगी तो वहाँ पर बात होगी 30 और मोर, और जहाँ पर स्मॉल सैंपल की बात होगी वहाँ पर लेस देन 30 की बात करेंगे। जहाँ पर स्मॉल लिखा है तो उसका मतलब यही है कि लेस देन 30 की बात हो रही है, स्मॉल सैंपल साइज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिचुएशन इन विच काई स्क्वायर टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल इज। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, टू टेस्ट द डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, बिल्कुल यहाँ पर यूज होता है। टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, यहाँ पर भी का स्क्वायर का यूज करते हैं। इन केस द लार्ज सैंपल वेयर सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो ये गलत हो जाएगा। का स्क्वायर टेस्ट जो है लार्ज सैंपल साइज के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, लेस देन 30 जो सैंपल साइज होता है उसमें इसको यूज करते हैं, क्योंकि लार्ज सैंपल साइज अगर होगा तो वहाँ पर एनोवा का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू डिटरमाइन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स, ये भी सही हो जाएगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा लार्ज वाला। नेक्स्ट क्या है, एफ इज इक्वल टू S1, तो ये तो फार्मूला डायरेक्ट एफ टेस्ट का दे रखा है, तो एफ टेस्ट आपको ध्यान रखना है, ये प्रोफेसर स्नेडिकर के द्वारा दिया गया था और ये स्मॉल सैंपल साइज के लिए इसको फॉलो किया जाता है जो एफ टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच एक्सप्रेसिस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सेट ऑफ डिकोटोमस अल्टरनेटिव नॉन एज, तो सक्सेस एंड फेलियर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया गिवन, ये फार्मूला दे रखा है तो डायरेक्ट आप इसका प्रोबेबिलिटी थ्योरी का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नेक्स्ट देखिए, P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2, तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिल भी तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल का होता है, एक पार्ट होता है 0.5 एंड सेकेंड पार्ट आल्सो 0.5, तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का करेक्टरिस्टिक आपसे पूछा गया। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पहला करेक्टरिस्टिक होता है मैन पैरामीटर M इक्वल टू NP, दूसरा होता है वैल्यू ऑफ P एंड Q डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बोला गया है तो यही आ जाए, इसका फार्मूला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द सेवरल इक्वली लाइकली इवेंट्स इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू इट टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज क्वाइंड, तो सबसे पहले जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टर्म को क्वाइंड किया गया था कीथ ओलिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP का फुल फॉर्म होता है अवेलेबल टू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन, तो इसका राइट सीक्वेंस हो जाता है रिएक्शन लर्निंग बिहेवियर एंड रिजल्ट, इसी को क्रिक पैट्रिक मॉडल भी बोलते हैं। ट्रेनिंग का जो क्रिक पैट्रिक मॉडल है वो भी इसी पर बेस्ड है। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं, लर्निंग, क्योंकि ट्रेनिंग देने के बाद सबसे पहले जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी गई उनका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है ट्रेनिंग के प्रति उनका, उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने कुछ लर्न किया है कि नहीं उस ट्रेनिंग से, फिर उसके बाद बिहेवियर में उनके चेंज देखते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद हम रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये क्रिक पैट्रिक मॉडल में भी यही 4 स्टेप्स होती हैं, पहला रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। नेक्स्ट, तो यही क्वेश्चन थे लगभग, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, जो भी लगभग 60+ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपको बताया है, सभी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आज 13 सितंबर है, आपके पास अभी भी 16 दिन आप मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला दिन तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि 30 के सुबह आपका पेपर है, तो अभी 16 दिन बाकी हैं। तो कोशिश करेंगे डेली एक वीडियो या 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ तो आइडिया लगेगा इन क्वेश्चन को आपको देखकर। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन थे। और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।